हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस जिसमें सदिशों का अवकलन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा सदिश फलन, अदिश फलन और सदिश फलनों का अवकलन और उसका ज्यामितीय अर्थ और अचर सदिश। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि इनसे रिलेटेड जो थ्योरम है, यानी कि सदिश और सदिशों के अवकलन से रिलेटेड जो भी थ्योरम है वो हम देखेंगे आज इस चैप्टर में। और आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लें और साथ के साथ औरों तक भी इसको पहुंचाएं। जिससे एक थ्योरम देखते हैं अपन, जिसमें दिया हुआ है कि यदि ए सदिश एक अदिश चर टी का अवकलनीय सदिश फलन हो और साथ के साथ ए सदिश का मापांक यदि ए हो तो ऐसी स्थिति में इसका मान ये होता है और इसका इसके साथ ये रिलेशन। देखिए हम क्या जानते हैं, देखो कि ए सदिश का स्क्वायर होता है वो ए सदिश डॉट ए सदिश होता है। अब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट की यदि बात की जाए तो ऐसी स्थिति में ये इसके मापांक ऑफ ए का स्क्वायर भी होगा। हाँ जी, यदि जहां पर डी अपॉन डी टी ए सदिश का स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे हम डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। यदि ए स्क्वायर कह सकते हैं तो इसे हम 2a डी ए अपॉन डी टी कहेंगे, क्योंकि पहले पावर का फिर डी अपॉन डी टी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सीधा सीधा इसका ये मान आएगा। अब आप एक तरफ वो जो रिजल्ट मांगना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो वैसी स्थिति के लिए देखें कि यदि मैं इसी को लेता हूं, मापांक ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डॉट ए सदिश। अब सदिश का यदि अवकलन किया जाए टी के सापेक्ष तो क्या स्थिति बनती है, देखो आप दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप उसका अवकलन कर रहे हो तो पहले तो इस पहले का अवकलन डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी। तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है तो ये होगा a डॉट डी ए अपॉन डी टी के रूप में। अब एक तरफ तो रिजल्ट आपके पास ये है, दूसरी तरफ रिजल्ट ये है, तो ये है किसका, दोनों ही इन्हीं के मान है, तो मैं इसे और इसे इक्वल कर सकता हूं। तो देखिए 2a सदिश डॉट डी ए सदिश अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a डी ए अपॉन डी टी। हाँ जी, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा a डी ए अपॉन डी टी। देखो हमें यही चाहिए। अगला थ्योरम है हमारे पास कि किसी भी सदिश ए टी के अचर सदिश होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध की जब भी बात की जाएगी तब हम एक तरफ से ये देखेंगे कि सदिश ए टी के अचर सदिश होने पर वो सही है और उसके सही होने पर ये एक अचर सदिश है। दोनों तरफ से हम सिद्ध करेंगे। तो पहले तो ध्यान दें बात आवश्यक प्रतिबंध की। आवश्यक प्रतिबंध में हमें यह देखना है कि यदि ए टी अचर सदिश है तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होगा। अभी यदि बात की जाए कि ये एक अचर सदिश है तो आवश्यक रूप से आपके जो इसमें परिवर्तन होता है टी में वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन केवल वेरिएबल में होता है, कांस्टेंट में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इसका मान ये कहा जाएगा। अब यदि बात की जाए डी ए अपॉन डी टी की तो ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ए टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए टी अपॉन में डेल्टा टी।
ये यूक्लिड्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग ही है। अगर हम बात करें कि इसका मान आपके पास क्या है, ए टी के इक्वल है, जो कि माइनस ए टी है, अपॉन में डेल्टा टी है, लिमिट्स डेल्टा टी टेंस टू 0 चल रहा है, तो इस स्थिति में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, 0 अपॉन डेल्टा टी, जो कि क्या होगा, 0 होगा। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में हमें ये मिल चुका है। हम क्या लेके चले थे कि ए टी एक अचर सदिश है, तो ऐसी स्थिति में डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर ए अचर सदिश, तब आपके उसमें जो परिवर्तन है वो उसके इक्वली होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके समय में, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब हम इसका पर्याप्त प्रतिबंध लेके चलते हैं। वैसे ये आवश्यक प्रतिबंध आपके पास आ चुका है। पर्याप्त प्रतिबंध की बात करूं तो हम ये कहेंगे कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 हो तो ए सदिश एक अचर सदिश होगा। ठीक है, यदि ये बात की जाए कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि पहले तो हम बात करते हैं कि यदि माना ए सदिश हो, ए आपके टी के रूप में दे रहा है, तो इसे कहेंगे a1 टी आई केप प्लस a2 टी जे केप और a3 टी के केप, टी के केप। ठीक बात है। तब आप इसे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, जब इसकी बात की जाए तो डी ए अपॉन डी टी, ये लिखा जाएगा डी अपॉन डी टी a1 टी आई केप प्लस डी अपॉन डी टी a2 टी जे केप प्लस a3 टी के केप अपॉन डेट टी। अब ये आपके 0 के इक्वल चल रहा है। ये कब 0 होगा आप ये विचार करें, ये 0 होने पर केवल, या फिर ये 0 होने पर, या ये 0 होने पर, जब भी हो सकता है जब ये क्या हो, तीनों ही 0 हो। अब आई जे के ये तो 0 नहीं हो सकते, तो हो गए कौन, डी ए वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी ए टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए थ्री अपॉन डी टी। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं a1, a2 और a3 कांस्टेंट है, यानी कि a1, a2, a3 कांस्टेंट है आपके। और यदि ये कांस्टेंट है तो इसका अर्थ है ये t से स्वतंत्र है। अब हम ये कह सकते हैं कि a सदिश है जो कि अचर सदिश है, अतः a सदिश अचर सदिश है, तब आपके डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही देखा जाए तो इजी भी है, लेकिन समझ इसमें जरूरी है। देखो, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश न हो। तो मैं मान के चलता हूं कोई ए सदिश है, माना ए सदिश एक अचर परिमाण का सदिश है, लेकिन अचर सदिश नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, पहले वह समझे, फिर अपन इसको प्रूव करेंगे। देखो, यदि मैं इस प्रकार का सदिश जो ये बात कह रहा है मैं ले लेता हूं कि ए सदिश इज इक्वल टू ए कोस टी आई केप
प्लस ए साइन टी जे कैप। ठीक है, तो इसका डी ए सदिश अपॉन डी टी, जो बात अवकलज की जा रही है वो इस सदिश के अवकलज की जा रही है, तो ये होगा माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप। सही जा रहे हैं अपन। अब ये इसके लंबवत है, तो दो सदिशों के लंबवत की शर्त क्या होती है कि यदि ए सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो इसके जीरो आने के लिए देखते हैं क्या आता है। क्या, आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप डॉट माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप। हाँ जी, ये इंटू ये, तो माइनस ए स्क्वायर साइन टी कोस टी प्लस ए स्क्वायर साइन टी कोस टी, ये कैंसिल इज इक्वल टू जीरो। तो ए सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमें जीरो मिला। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि ए सदिश लंबवत है डी ए अपॉन डी टी के, यानी कि जो सदिश है और उसका अवकलज हमारे पास मौजूद है वो परस्पर लंबवत है। अब आपको एग्जाम्पल से जवाब देना पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सैद्धांतिक क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास थ्योरम है, तो उसे सिद्धांत के अनुसार ही उसको सरल करना होगा। तो देखें, अब हमने ये जो बात लिखी है कि इसका परिमाण सदिश एक अचर है, तो इसका अर्थ हुआ कि ए सदिश का जो परिमाण है वो ए अचर है, लेकिन आपके डी ए सदिश अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए सदिश आपके पास अचर नहीं है ना, आपके पास तो उसका परिमाण है वो अचर है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि ए सदिश डॉट ए सदिश जो कि होता है ए स्क्वायर, जो कि अचर है, बिल्कुल है। अब इसका हम अवकलन करते हैं, ए सदिश डॉट ए सदिश, तो ये होगा डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर। अब यहां पर ये जो अचर है ना, तो इस कारण से ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, लेकिन यहां पर भी इसका अवकलन किया जा सकता है, जो कि होगा आपके टू ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक बार इसका और एक बार इसका फिर बाद में आपके जुड़ जाएंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूं ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या सेंस हुआ, ये यही तो हुआ कि ए सदिश परपेंडिकुलर ऑफ डी ए अपॉन डी टी, दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है, और यही लंबवतता की शर्त है डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वापस वो बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि डी ए अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तभी तो, अन्यथा यदि ये जीरो होता तो फिर लंबवत नहीं होता। अब ये जीरो नहीं है, तभी तो ये दोनों लंबवत है, हमें यही तो निकालना था। इसके लिए मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया ताकि ये बात एग्जांपल से समझ में आए कि ये ए सदिश है और इसका यदि मापांक निकाला जाए तो आप देखें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, जो कि आपके पास कांस्टेंट है। हाँ जी, जो थ्योरम नंबर 1.4 है उसमें, और अभी एक थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम किया था उसमें, और इसमें अंतर विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर दिया हुआ है किसी सदिश एटी का परिमाण अचर है, और वहां पर था कोई सदिश अचर है। कोई यदि सदिश अचर है तो उस स्थिति में हमें निकालना था डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक बात है, उसमें भी आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध की बात की थी, और इसमें भी हम आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास परिमाण अचर है, तो हम देखते हैं कि माना सदिश ए का परिमाण ए है जो कि अचर है। अचर है इसका मतलब देखें
मापांक ऑफ ए सदिश इज इक्वल टू ए, ये आपके कांस्टेंट हुआ। और यदि ए सदिश डॉट ए सदिश की बात की जाए तो ये ए स्क्वायर जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ जी। अब यदि मैं इसके अवकलन की बात करूं, क्योंकि हमें तो डी अपॉन डी टी भी तो चाहिए, तो ए सदिश डॉट ए सदिश जो कि डी ए स्क्वायर डी टी, ये कांस्टेंट होने के कारण से जीरो। अब ये जीरो, इसका मतलब डी अपॉन डी टी ए डॉट ए सदिश इज इक्वल टू जीरो। और इसको जब सरल किया जाएगा तो ये होगा 2a सदिश डॉट डी ए सदिश अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा a सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। आपको ये तो ना देखो, तो ये इसका आवश्यक प्रतिबंध हो गया नहीं हो गया कि यदि a सदिश का परिमाण अचर हुआ तो उसके लिए आवश्यक है कि a डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो हो। अब उसका पर्याप्त प्रतिबंध की बात की जाए तो पर्याप्त प्रतिबंध के लिए ध्यान दीजिएगा, यदि आपके a सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो हो तो हम ये कहेंगे कि a का परिमाण अचर है, ए सदिश का परिमाण अचर है। ठीक है, ऐसे लेके चले, ए सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसे हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी प्लस ए सदिश डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। भाई ये भी जीरो तो ये भी जीरो, दो मिला के लिखो 10 मिला के लिखो, कितने भी हो सकते हैं, हमने इस प्रकार लिखा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो मान है आपके पास इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, d अपॉन डी टी ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसे मैं लिख सकता हूं d अपॉन डी टी ए सदिश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, ए सदिश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसका अर्थ सीधा सीधा हुआ कि ये जो मान है आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो कि अचर है, क्योंकि किसी भी सदिश का t के सापेक्ष अवकलन यदि जीरो होता है तो उसका मतलब वो सदिश क्या है, अचर सदिश है। ए स्क्वायर, इसका मतलब मापांक ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ए मापांक अचर। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, यह है पर्याप्त प्रतिबंध है। अब हम बात करते हैं, ए यदि अचर है तब ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं, दोनों ओर से सत्य, यदि ये अचर है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ये भी हमने अभी इसमें सिद्ध किया है। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कि यदि सदिश ए की दिशा अचर है, इस बार हमारे पास ना तो परिमाण अचर की बात की है ना सदिश के अचर होने की बात की है, इस बार हमें दिशा अचर होने की बात की है। और जब भी दिशा की बात आएगी तो एकेप की बात जरूर आएगी, एकांक सदिश से रिलेटेड बात हम जरूर करेंगे, उसका आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध देखेंगे। तो देखो, माना कि ए सदिश का परिमाण ए है तथा इसके अनुदिश, ए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश एकेप है, तब क्या स्थिति बनेगी। देखो, एकेप क्या होता है, ए सदिश अपॉन में मापांकों पे, तो जब ए सदिश की बात होगी तो ए एकेप कहा जा सकता है। हमें डी अपॉन डी टी निकालना है, क्योंकि हम आवश्यक प्रतिबंध के लिए लेके चलेंगे कि दिशा अचर है
तो उस स्थिति में ये मान होना चाहिए। तो पहले तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका मान क्या है, कैसे है, वो वाली बात। तो डी ए अपॉन डी टी ये हो जाएगा ए केप, जो कि होगा देखो डी ए अपॉन डी टी ए केप प्लस ए डी ए केप अपॉन डी टी। हाँ जी, अब मैं इसको जो ये एक तरीके से डी ए सदिश अपॉन डी टी ही चल रहा है, इसको मैं यदि ए से क्रॉस प्रोडक्ट करवा देता हूं, ए सदिश क्रॉस डी ए सदिश अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा देखो ए सदिश क्रॉस डी ए अपॉन डी टी ए केप प्लस ए डी ए केप अपॉन डी टी। हाँ जी, आगे ध्यान दें, ए सदिश है उसे मैं ए केप लिख सकता हूं, ए केप क्रॉस डी ए अपॉन डी टी ए केप प्लस ए केप क्रॉस ए डी ए केप अपॉन डी टी। हाँ जी, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, देखें ये हो जाएगा ए डी ए अपॉन डी टी ए केप क्रॉस ए केप। हाँ जी, यहां से हम बात करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा ए केप क्रॉस डी ए केप अपॉन डी टी के रूप में। अब ध्यान दें, ए केप क्रॉस ए केप ये जीरो होगा, तो ये जो ही जीरो होगा तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर ए केप क्रॉस डी ए केप अपॉन डी टी के रूप में। किसका मान? ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी का मान। अभी तो हमारे पास इसका मान आया है, अब हम आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध लगाएंगे और इसको सिद्ध कर देंगे। अब इसकी आवश्यक शर्त क्या है कि यदि ए की दिशा अचर है, यदि ए की दिशा अचर है तो ए क्रॉस डी ए सदिश अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब हम ये कहेंगे देखो कि ए की दिशा अचर है तो आवश्यक रूप से ये एक अचर सदिश होगा, और ये अचर सदिश है तब परिमाण 1 है इसका, और यदि इसका परिमाण इकाई हुआ तो उस स्थिति में डी ए केप अपॉन डी टी या फिर अचर सदिश के कारण से भी इसे 0 कह सकते हो। और इस स्थिति में हमारे पास जो ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो ही 0 रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए केप के साथ करवाओगे 0 और 0 को ए स्क्वायर से इंटू करवाओगे तो 0 मिलेगा। अब बात करते हैं इसके पर्याप्त प्रतिबंध की। तो देखो पर्याप्त प्रतिबंध ये कहता है कि यदि ये मान 0 के इक्वल है तो आवश्यक रूप से इसकी दिशा है वो अचर होनी चाहिए। ए सदिश क्रॉस डी ए सदिश अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होने पर ए टी की दिशा अचर है। ठीक बात है, लेके चलते हैं। इसके इक्वल हमारे पास ये है, तो मैं इसे यहां कहूंगा ए स्क्वायर ए केप क्रॉस डी ए केप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, जिसे लिखा जा सकता है ए क्रॉस डी ए केप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यदि ए केप समांतर हो डी ए केप अपॉन डी टी के तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सिद्ध किया था ए सदिश डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो इसे एक सदिश क्या होता है? ए केप, तो ये लिखा जा सकता है ए केप डॉट डी ए केप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ होता है
कि ए कैप लंबवत है डी ए कैप अपॉन डी टी। अब यहां पर दो शर्तें हमारे पास है, एक तो दो सदिश जो सेम है और वो लंबवत भी है और साथ के साथ समांतर भी है, तो ये संभव नहीं है। यानी कि ए कैप तथा डी ए कैप अपॉन डी टी लंबवत परस्पर है ना, परस्पर लंबवत व समांतर है, जो कि विरोधाभास, जो कि क्या है आपके विरोधाभास है। अब यदि ये विरोधाभास है तो या तो आपके ये जीरो है या ये जीरो है, ये कोई ना कोई एक जीरो है। तो आप देखते हैं कि ए कैप की बात करूं या डी ए कैप अपॉन डी टी की बात करूं, कौन सा जीरो हो सकता है? देखो ध्यान दीजिएगा, ये कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि इसका मापांक देखो इकाई है, ये मापांक इकाई है, तो ऐसी स्थिति में ये जीरो नहीं है। हाँ ये जीरो हो सकता है, तो ऐसी अपन यहां पर कहेंगे ए डी ए कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो हुआ, तब आपके ए कैप जीरो नहीं है। और यदि बात की जाए ये अगर शून्य है तो ए कैप आपके अचर सदिश होगा। ए सदिश की बात नहीं की जा रही है, यहां पर ए कैप एक अचर सदिश है, तो आवश्यक रूप से आपके ए की दिशा क्या हुई, इस हिसाब से अचर हुई। तो हमें यही तो निकालना था कि यदि ये आपके पास शून्य के इक्वल है तो आपके ए की दिशा है वो अचर होनी चाहिए। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए की दिशा अचर है।